illustration 1. Okay, they have given trial balance to us for the financial year ended 31st March 2017 of Miss दीपाक्षी. आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ओके, और उसके बेसिस पे से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा है. ओके, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. क्रेडिटर्स बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2016. ये कौन सा डे है? 1 अप्रैल 2016. हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 2017. So this is opening balance of creditors. Okay, you are required to calculate the cost of goods sold and amount paid to creditors during the year. Okay, आपको दो चीजें कैलकुलेट करके देनी है. एक है COGS. What is the formula for COGS? Opening stock plus purchases minus closing stock. Okay, so COGS is equals to opening stock plus purchases. Can I include purchase expenses? Yes. Okay, minus closing stock. Okay. So what would be the amount of COGS? चलो बताओ quickly. आपको इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ है ना? ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, परचेज भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है. अदर एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करना है. दिस इज एन आइटम ऑफ P&L. चलो मेक इट क्विक. व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? सही हटा देता हूँ, आपको फिगर्स दिखाई दे. यस, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ COGS? क्विकली कैलकुलेट करके बताओ. Sir, 12 lakh. 12 lakh. Okay, anyone else? 9 lakh. 9 lakh. 12 lakh. The answer is 12 lakh. Why so? देखो, आप अगर सीधा सीधे इस फॉर्मूला से जाओगे ना, तो इसमें एक और फॉर्मूला भी हो सकता है. इसको अगर मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना हो, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस एडजस्टेड परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस. सॉरी, एडजस्टेड परचेज ये नहीं आएगा. ओके, एडजस्टेड परचेज प्लस परचेज एक्सपेंसेस ऐसा भी लिख सकते हैं. When I talk about adjusted purchase, means closing stock is already adjusted. How would I come to know whether closing stock is already adjusted or not? It will be shown in the trial balance. If the closing stock is shown in trial balance, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस और आपको क्लोजिंग स्टॉक शो किया हुआ है. We all know कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा. It would be shown in the balance sheet. Okay, and the reason is this is already adjusted with the purchases. तो ये परचेज कैसा हो जाएगा? एडजस्टेड परचेज. तो इसमें से हमको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड. ₹2 लाख प्लस ₹10 लाख. परचेज एक्सपेंस दिया हुआ नहीं है, सो इट वुड बी 12 लाख रुपीज. किसी को ना समझ में आया हो तो बोलो. या तो अगर आप सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करके लिखोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा. इफ यू सिंपली ड्रॉ द ट्रेडिंग अकाउंट, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा नहीं. तो आपको इस तरह से लिखना है. ओपनिंग स्टॉक इज 2 लाख, परचेज 10 लाख. क्लोजिंग स्टॉक है नहीं तो बट ऑब्वियस है, इन दोनों का जो टोटल होगा दैट वुड बी योर COGS. किसी को डाउट हो या डिफिकल्टी हो तो बोलो. क्लियर है सबको?
Yes, sir. Second question is what would be the amount paid to creditors during the year? तो आपको कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो देखते हैं. एक ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स दिया हुआ है, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स दिया हुआ है और परचेजेस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सो इफ आई वांट टू ड्रॉ द क्रेडिटर्स अकाउंट, अगर मैं क्रेडिटर्स अकाउंट ड्रॉ करूं तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड. परचेसेस कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड या डेबिट Credit side. है ना. एंट्री क्या लिखते हैं हम लोग, परचेस टू क्रेडिटर्स. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेस. तो इधर अमाउंट कितना आएगा, व्हाट वुड बी द अमाउंट ओवर हियर. ये जानने के लिए आपको ये जो हमने ऊपर COGS ढूंढा ना वो समझने जैसा है. ओके, तो मैंने कहा कि अगर ये एडजस्टेड परचेज है मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी एडजस्टेड. अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड इसका मतलब क्या है कि उसको परचेज में से माइनस किया हुआ. ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि परचेज एक्चुअली वुड बी हायर और लोअर. Higher. परचेज वुड बी हायर है ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक उसमें से ऑलरेडी माइनस किया हुआ है. सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट माय एक्चुअल परचेज, ओके, तो क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक. So my adjusted purchase is 10 lakh, closing stock is 3 lakh. Okay, so purchases actually would be rupees 13 lakh. आपका क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 16 लाख, उसमें से 4 लाख माइनस करेंगे. इट मीन्स दिस इज द अमाउंट पेड है ना. हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो उनका अकाउंट डेबिट करेंगे. इट्स अ लायबिलिटी. ओके, सो व्हेन लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड इट इज डेबिटेड. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये हमारा आंसर है. बैलेंसिंग फिगर क्या बोलेंगे इसको. किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो पूछो. बाकी सब चीज का कोई काम नहीं है, डेटर्स ओपन है ना, और ये सब चीज का हमको कोई काम नहीं है. अदर एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लोजिंग एंट्री पूछी है. ओके, अब समझ में आना चाहिए. ओके, वी हैव ऑलरेडी डन द सेम. इलस्ट्रेशन 2 ये सारा डिटेल दिया हुआ है. From the above information, prepare a trading account of Masons ABC Traders for the year ended 31st March 2017 and pass necessary closing entries in the journal proper. है ना, always closing entries कहाँ पे पास की जाती है, journal proper. Okay. So trading account is quite easy. So quickly बना सकते हैं. Opening inventory to opening stock 1 lakh. टू परचेसेस, इसको पहले इनर कॉलम में लिखा जाता है, माइनस परचेज रिटर्न, दैट इज रिटर्न इनवर्ड, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड. ओके, दैट वुड मेक इट नेट परचेज. ये क्या हो जाएगा आपका, नेट परचेज वुड बी 6 लाख. कैरेज इनवर्ड 30,000, wages 50,000,
sales is 11 lakh minus sales return. The net sales would be 10 lakh and the last is closing inventory. Okay, कितना होगा 6 plus 1 780. Okay, so your profit would be 420. Okay, total makes it 12 lakh. आपको कभी कभार फाउंडेशन एग्जाम में ओके मींस व्हाट यू हैव लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड है ना, और आपने नंबर ऑफ एग्जांपल्स किए हैं जिस चैप्टर के, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका 10-15 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं. क्वाइट सरप्राइजिंग. दूसरा पूछा क्लोजिंग एंट्रीज. ओके, सो ओपनिंग इन्वेंटरी का क्या एंट्री, व्हाट वुड बी द एंट्री, यहां से पता चल सकता है. Trading account debit to. इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा है, लिखेंगे. लास्ट ईयर इसको क्लोजिंग अकाउंट डेबिट, सॉरी क्लोजिंग इन्वेंटरी टू ट्रेडिंग लिखा था. क्लोजिंग टू ट्रेडिंग. इस साल उसको जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, तो लिखेंगे ट्रेडिंग टू ओपनिंग इन्वेंटरी. लिखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंटरी. चलो परचेजेस सेम, ट्रेडिंग टू Yes, to purchases. क्या होगा, ऑलवेज हम पूरा साल क्या करते रहेंगे, परचेजेस को डेबिट करते रहेंगे, Purchase. है ना. यहाँ पे सारी एंट्रीज लिखते रहेंगे और ईयर एंड में उसको क्लोज करने के लिए इट वुड बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो परचेज अकाउंट में क्रेडिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. सॉरी, कैरेज इनवर्ड्स लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ड. ये नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑलवेज क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड. ओके, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते. वेजेस का भी सेम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस. सेल्स का क्या लिखेंगे, उल्टा है ना. सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. रिटर्न इनवर्ड, ये कौन सा है, सेल्स रिटर्न है. क्या करेंगे बोलो इसको क्लोज करने के लिए. Trading to sales returns. ट्रेडिंग टू सेल्स रिटर्न. वेरी गुड. रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग. ओके, इन क्लोजिंग इन्वेंटरी, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी टू ट्रेडिंग. ये सब समझ में आना चाहिए. नहीं अगर क्लियर होता है तो ऊपर एंट्रीज लिखी हुई है यहाँ पे, है ना. ओके, क्लोजिंग इन्वेंटरी को ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं. इसको क्लोजिंग टू ट्रेडिंग ऐसा भी लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं, और क्लोजिंग टू परचेस ऐसा भी कर सकते हैं ना. यस और नो. अगर मैं ये एंट्री पास करूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक वुड नॉट अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि मेरा परचेज एडजस्टेड हो जाएगा. जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, द परचेज वुड नाउ बिकम एडजस्टेड परचेज. तो इसको दो तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट और क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. So this is the profit amount and
इन लोगों ने कंबाइन एंट्री पास किया हुआ है, जो कॉमन डेबिट है। क्लोजिंग टू ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और क्लोजिंग टू परचेज भी कर सकते हैं। Next thing that we are going to learn is a profit and loss account. So all indirect expenses will be transferred to, इतना बड़ा आपको है ना फॉर्मेट दिया हुआ है, but you are always supposed to categorize it. आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस को मैं ऑफिस एक्सपेंसेस लिख सकता हूँ, कैन आई पुट इट लाइक दैट वे, है ना? इसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दीज आर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन को कहां पे डाला हुआ है हम लोगों ने? मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पे डाला हुआ है। देन देयर आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, financial expenses and abnormal items। कौन सा हेडिंग है देखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, financial expenses and abnormal losses। In a similar manner on the credit side, GP other income, ये अदर इनकम बिजनेस से कनेक्टेड होगा। ओके, ये कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है बट फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। दिस इज कनेक्टेड टू बिजनेस बट नॉट फ्रीक्वेंट। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जस्ट वन थिंग। ओके, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा है, यस और नो? है ना, डिटेल में एकदम। कौन सी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन था वहां पे? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। फाइनेंस। ओके, मैं दो वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, एक ऑपरेटिंग और दूसरा लिखते हैं ऑर्डिनरी। डिफरेंस है कि नहीं है? आप जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसा लिखते थे तो उसमें आप कौन सी चीजों को एलिमिनेट करते थे, वो बताओ। P&L अकाउंट की जो भी आइटम्स है उसको एलिमिनेट करते थे। P&L की जो भी आइटम्स है उसको एलिमिनेट करते थे। यस। ओके, किसी और का कुछ आंसर है? Non-cash, non-operating expenses. Okay, non-cash, non-operating expenses. Can you give some example? Depreciation, Depreciation, Profit वो non-cash में हो गया। दूसरा write off of goodwill, goodwill write off, Write off of goodwill. non-cash. Okay, Profit on sale of Profit on assets. sale. profit on sale of machinery or investment, Transfer to general. non-operating हो गया। But tell me one thing, क्या assets खरीदना बिजनेस के लिए नेसेसरी नहीं होता है? yes, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है बट वो ऑर्डिनरी तो हो सकता है ना, नेसेसरी है। फाइनेंस लेना वो बिजनेस के लिए नेसेसरी हो सकता है, उसके बिना चलेगा कैसे? See, this is a better version of expression. Operating, investing and financing is a better version of expression. But फिर भी है ना, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब करते हो तब आप उसमें से नॉन ऑपरेटिंग वाली सारी चीजें हटा देते हो। मतलब अगर मैं बात करूं तो आप इसमें से ये भी हटा दोगे, है ना, ये अबनॉर्मल गेन ये निकाल दोगे, फिर ये सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस निकाल दोगे, फिर ये डेप्रिसिएशन निकाल दोगे,
है ना, ये भी निकाल दोगे, सॉरी ये नहीं, दिस वन, ये तो बिजनेस का है। What I'm trying to say is, चलो एक और डिफरेंस बताओ, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल। नहीं पता हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं। चलो, कैन आई से दिस इज अ रूटीन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, ऐसा डिफाइन कर सकते हैं? गुड्स परचेज करना, Yes. सर्विसेज प्रोवाइड करना, रिसीव करना, Yes. एक्सपेंसेस इनकर Yes. करना, दीज आर रूटीन एक्टिविटीज। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा? Always remember, Not not ordinary or non-routine, or we can say yeah, not routine. clearly distinct from business, इसका बिजनेस के साथ एज सच कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि फ्लड्स हुआ, अर्थक्वेक हुआ, फायर हुआ, है ना, दीज आर ऑल टुगेदर एक्स्ट्रा, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग तो होगा ही, है ना, ये बार बार नहीं होता है, बट इसका बिजनेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्लियरली डिस्टिंक्ट। ओके, और एक्सेप्शनल आइटम क्या होती है? जो बिजनेस के साथ कनेक्टेड तो होती है, पर ये भी नॉन फ्रीक्वेंट होती है, लाइक प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरीज और सेल ऑफ असेट्स, टू बी प्रिसाइज। तो ये जो है, ये आपका अबनॉर्मल गेन्स जो आप बात करें, वो कौन सी कैटेगरी में फॉल होगा? ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की एक्सेप्शनल? Exceptional. इट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल एक्टिविटीज। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आगे काम लगेगा आपको। चलो, और किसी को कुछ डाउट है तो बोलो ना। डिस्काउंट रिसीव करना या कमीशन रिसीव करना वो बिजनेस का पार्ट है ना। आप किसी के बिहाफ पे गुड्स बेचते हो तो आपको कमीशन मिलता है, या आपने कैश पे किया, इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, तो उसके लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज एन इनकम। ओके, तो वो नॉर्मल बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। ये इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस, सो इट वुड बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओके सर यस, सर तो इनकम टैक्स रिफंड होता है, उसका क्या करेगा? इट वुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। वाई? देखो, अगर वो आपके पर्सनल अकाउंट में आया, किधर आया? सी यू पेड इनकम टैक्स, है ना, आपने इनकम टैक्स पे किया, और वो इनकम टैक्स आपने बिजनेस में से पे किया है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपने अपनी पर्सनल इनकम में से पे किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, या आपने जैसे बिजनेस का एक अकाउंट है करंट अकाउंट, और इंडिविजुअल का है सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। तो आपने अगर अपने पर्सनल अकाउंट से पे किया तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो आपका ऑल टुगेदर पर्सनल बात है। बट इफ यू पे फ्रॉम करंट अकाउंट, दैट इज अकाउंट ऑफ बिजनेस, तो ये आपका विड्रॉल माना जाएगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ विड्रॉल, सो इट वुड बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये क्लियर है? यस। जब ये पैसा वापस आएगा, से फॉर एग्जाम्पल कि आपने टैक्स पे कर दिया 5,000 रुपए, ओके, बट आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है 4,000 रुपए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 1,000 रुपीज वापस करेगा। ओके, अब आपने ये पैसा वापस लेने के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न में
whatever income tax return you have filed, okay, उसमें आपको अकाउंट नंबर मेंशन करना होता है विद IFS कोड, ठीक है. सो इफ यू मेंशन दिस करंट अकाउंट, है ना, आपने अगर ये करंट अकाउंट का नाम बताया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रिफंड तो आपका पर्सनल था, क्योंकि टैक्स अगर पर्सनल था तो रिफंड भी पर्सनल होगा, बट वो आया कौन से अकाउंट में, इन विच अकाउंट द सेम हैज बीन क्रेडिटेड, करंट अकाउंट. अगर आपने Current account. okay, so if it is there in the current account, it is called addition of capital. Okay, अगर ये सेविंग्स अकाउंट में जाएगा तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, doesn't matter. अभी क्लियर है? Yes. Okay, so that is something about income tax. It's a personal expense. Then यहाँ पे बात की गई है रिबेट की. ओके, डिस्काउंट और रिबेट में क्या डिफरेंस होता है? They have explained. समझो कि किसी मेडिकल स्टोर में आप मेडिसिन लेने गए, तो कई सारे मेडिकल स्टोर पे स्कीम चलता है कि अगर आपका 1 साल का इतने अमाउंट का परचेज है तो हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे कि आप अपना और अपनी पूरी फैमिली का, अगर वहां पे ज्यादा मेडिसिन कंज्यूम होती है, एंड इफ यू परचेज ऑल द मेडिसिन फ्रॉम अस एंड द अमाउंट ऑफ परचेज गोज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, उन लोगों ने स्लैब बना के रखा है कि अप टू 5000 परचेज है तो इतना, 5000 से ऊपर है तो इतना, 10,000 से ऊपर है तो इतना. ओके, सो at that time the rebate would be allowed to customers, but वो कब होगा? only when your purchase crosses a particular amount. okay? तो किसी एक कस्टमर का परचेज 4,500 उसको नहीं मिलेगा क्योंकि लिमिट है 5,000 रुपए, तो दूसरे का 5,100 रुपए, 5,100 हुआ, then that person will get a rebate of 4%. बैड डेट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी काफी सारा डिस्कशन किया हुआ है. ओके, सी ऑल indirect expenses will be transferred to P&L, indirect incomes will be transferred to P&L, and whatever net profit or loss is derived will also be transferred to P&L. All nominal accounts will be closed and transferred to either trading account or P&L account. जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनको क्लोज किया जाएगा और उनको ट्रांसफर किया जाएगा या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो P&L अकाउंट. ओके, आपको स्ट्रेट अवे जीपी दिया हुआ है. सैलरीज, डिस्काउंट क्रेडिट, so this is income. Discount debit is an expense. Bad debt 17,000 expense. Depreciation is an expense. Legal charges, consultancy fees, audit fees, electricity charges, telephone, postage and telegram, stationery, interest paid on loan. इतना सारा डिटेल आपको दिया हुआ है. Prepare profit and loss account of Messrs ABC Traders. चलो, यहाँ पे उन लोगों ने क्लासिफिकेशन के लिए बोला भी नहीं है और एग्जाम में आपके ऊपर इसका प्रेशर भी नहीं होता कि आपको सारे एक्सपेंस को कैटेगराइज करके लिखना हो. बट इफ यू कैन डू दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग. अगर आप ऐसा कर पाते कि एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करना, व्हाट इज एन ऑफिस एक्सपेंस, व्हाट इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, okay, what is the financial expense, what are the abnormal gains or losses. okay, अगर इसको आप क्लासिफाई कर पाते हो then it would be very good. okay, चलो, सैलरी को कहाँ पे डालेंगे? ऑफिस एक्सपेंस. अगर कुछ भी ना बोला हो तो ऑफिस, बट अगर ऐसा स्पेसिफाइड है सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. Sales.
So you have to be clear with the words. Discount credit. क्या करेंगे? Discount अदर इनकम will be transferred to other income. ये नॉर्मल इनकम है या नहीं है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है ना. बैड डेट किधर आएगा? एबनॉर्मल लॉस Abnormal Oh, loss. it is not an abnormal loss. Selling and Maintenance. distribution. Maintenance. Oh, The Selling and distribution. I guess. बैड डेट क्यों होता है? सेल की वजह से होता है. डेप्रिसिएशन. मेंटेनेंस Clear. Maintenance expense. Okay. चलो फिर लीगल चार्जेस. अदर एक्सपेंस Office. Office. Consultancy fees. Office. Office. Audit fees again the same. Office. Electricity charges also. ऑफिस अगर शोरूम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऐसा बोला हो तो Sales. then it is selling and distribution. Okay. Telephone, postage and telegram and stationery. Office. All telephone, postage and stationery all will form part of office expenses. Interest paid on loan Financial. will be Financial. expenses, है ना? So accordingly it would be 420 profit है, P&L account credit, salary debit, legal charges, sorry, discount account credit, discount debit आ गया, इधर है bad date, depreciation. उन लोगों ने लिखा उसी सीक्वेंस में, देखना थोड़ा ध्यान देना. Legal charges 25, consultancy fees, audit fees, electricity charges, telephone, postage and telegram, stationery. ये सारे कौन से expenses हैं? Office, depreciation, maintenance. Okay. Discount allowed and bad date, selling and distribution. Interest is a financial expense. ठीक है? जैसा सीक्वेंस P&L में होता है उसी सीक्वेंस में लिखा है, तो यू हैव टू बी केयरफुल. ओके. एग्जाम में जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, ओके, इट वुड बी गुड फॉर यू. नेट प्रॉफिट, यहाँ पे मैं कुछ और लिख सकता हूँ. कैन आई मेंशन समथिंग एल्स? तो मुझे कुछ और मेंशन करना हो ब्रैकेट में तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. ओके. मूविंग फॉरवर्ड, जर्नल प्रॉपर पूछा है. सो सारे क्लोजिंग एक जगह पे. देखो उन लोगों ने एक ही एंट्री में सब खत्म कर दिया है. डेबिट साइड का एक, क्रेडिट साइड का एक, जीपी ट्रांसफर और एनपी ट्रांसफर. ये एंट्री की जरूरत नहीं है सच, ये हटा दो इधर से. P&L to capital, simple. Done? Any doubts? आपको यहां पे देखना, इधर कहीं भी प्रॉफिट के बारे में जिक्र नहीं है, नेट प्रॉफिट के बारे में, है ना? बट इसका भी क्लोजिंग एंट्री लिखना जरूरी है. इट इज रिक्वायर्ड. तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा. मोस्टली वो लोग जर्नल प्रॉपर नहीं पूछते. दे ओनली आस्क ट्रेडिंग P&L इन बैलेंस शीट. एडजस्टमेंट्स
एनी नीड टू डिस्कस करें? कुछ शॉर्टकट्स कुछ याद है आप लोगों को, आपने सीखे हो तो? कि अगर मेरा P&L में किसी एक पर्टिकुलर साइड पे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है तो उसका बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आएगा? लिखते हैं, कोशिश करते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स एप्लीकेबल होता है। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द टाइम्स, दिस इज एप्लीकेबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर आप P&L में डेबिट साइड पे ऐड करते हो then it will go to balance sheet liability side. अगर माइनस करते हो तो it would go to balance sheet assets side. ऐसा होगा कि नहीं? एग्जाम्पल देखते हैं। आपको दिया हुआ है सैलरी, कहाँ मेंशन करोगे? डेबिट साइड। इसमें ऐड कब ऐड होगा? अगर पेंडिंग होगी तो करना बाकी है। Outstanding. ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? Current Current liability. करंट लायबिलिटी। अगर मैं ऐसा लिखूं, प्रीपेड सैलरी या सैलरी पेड इन एडवांस, करंट Asset. asset, Current asset. Current कैन बी रिलेट? अगर ऐड है तो इट वुड गो ऑन टू द लायबिलिटी साइड, अगर लेस है इट वुड एसेट साइड। ओके, और ऐसा ही होगा P&L में क्रेडिट साइड के लिए। अगर ऐड होगा तो एसेट साइड, और माइनस होगा तो सॉरी लेस होगा तो ओके। ज्वाइन कीजिए फिर से।